13 अगस्त की आधी रात यानी तकरीबन 1 बजे के बाद एक नाबालिग बच्ची रोडवेज में बैठी होती है और उस बस ड्राइवर की और उस कंडक्टर की नीयत में बदी आ जाती है, जिस कारण उस बच्ची को हवस का शिकार बना लिया जाता है। सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह उसके साथ दुष्कर्म करता है, फिर उस कंडक्टर भी देवेंद्र उसके साथ दुष्कर्म करता है। जैसे ये दुष्कर्म करते हैं और फिर ये लोग एक दूसरे बस ड्राइवर को बताते हैं, उसकी भी नीयत खराब हो जाती है और वो दोनों लोग भी कंडक्टर और ड्राइवर आ जाते हैं और वो भी दोनों लोग उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, जिनका नाम राजपाल राणा और रवि होता है। आखिरकार धीरे धीरे जो आईएसबीटी डिपो का जो कैशियर है उसको भी इस बात की पता चल जाती है और वो भी आ जाता है, जिसका नाम राजेश सोनकर होता है। वो भी उसके साथ दुष्कर्म करता है। आखिरकार ये पांचों लोग उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं और बच्ची को बदहवास अवस्था में छोड़ देते हैं। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं इमरान सैफी और आप इमरान जी ब्लॉग्स पर आज एक सच्ची घटना के बारे में सुनने जा रहे हैं, जो घटना देहरादून में घटित घटना हुई है, जो कि एक रोडवेज बस कंडक्टर और ड्राइवर के द्वारा, यहाँ तक कि डिपो के कैशियर द्वारा भी ये गंदी हरकत की गई है। तो ऐसी घटना लेकर हम हाजिर हुए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और इस घटना के बारे में संज्ञान शुरू से लेकर एंड तक की पूरी वारदात की आपसे हम जिक्र करने जा रहे हैं। दोस्तों ये घटना है दिल्ली कश्मीरी गेट। ये घटना 12 अगस्त 2024 की शाम की घटना है। एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 16 साल होती है, वो कश्मीरी गेट पर होती है और वहीं उसकी मुलाकात देहरादून डिपो के बस ड्राइवर धर्मेंद्र सिंह से हो जाती है। उससे वो पंजाब का रास्ता पूछ बैठती है और वो कहती है, अंकल जी मुझे पंजाब जाना है, आखिरकार पंजाब के लिए कौन सी बस मिलेगी, क्या रास्ता क्या है। तो बस ड्राइवर धर्मेंद्र सिंह उसको सलाह देता है कि आप देहरादून होते हुए हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलने के साथ आप देहरादून निकल जाएंगे। बच्ची उसके झांसे में आ जाती है और उनके साथ हो लेती है। तो यहीं से बात स्टार्ट होती है। बच्ची उस बस में बैठ जाती है जिसका कंडक्टर देवेंद्र होता है और बस ड्राइवर धर्मेंद्र सिंह होता है। बस आखिरकार देहरादून पहुंच जाती है। तकरीबन देहरादून रात के 1 बजे देहरादून बस पहुंचती है। उसकी जितनी सवारियां हैं सवारी नीचे उतर जाती है और अब नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र महज 16 साल थी, वो बच्ची उसी बस में रह जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अंकल जी मुझे पंजाब वाली बस में बिठाएंगे या आगे का मुझे रास्ता बताएंगे। इस बच्ची ये सोचकर उस बस में बैठी रहती है। तभी बस ड्राइवर और कंडक्टर जो उस बस के होते हैं उनकी रात्रि 1 बजे के बाद का समय होता है, उनकी भी नियत में बदी आ जाती है और उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार बात यही नहीं ठहरती है, बात इससे भी आगे और बढ़ती जाती है, क्योंकि जो वहां पर दूसरी बस के ड्राइवर था राजपाल राणा और रवि, वो भी वहां आ जाते हैं और वो भी उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। ये दुष्कर्म इनके दुष्कर्म करने के साथ साथ बात और भी फैलती है। बात जो देहरादून डिपो आईएसबीटी डिपो के कैशियर थे राजेश सोनकर, ये बात वहां भी पहुंचती है। आखिरकार उसके भी दिमाग का शैतान जाग उठता है और वो भी वहां पर आ जाते हैं और वो भी बच्चे के साथ मुंह काला करते हैं। ये पांचों दरिंदे उस बच्चे के साथ मुंह काला कर रहे होते हैं और मुंह काला करने के बाद उस बच्ची को बदहवास अवस्था में आईएसबीटी डिपो के बाहर छोड़ देते हैं और वो वहां से फरार हो जाते हैं। ये और इनकी उम्र तकरीबन 57 साल, 52 साल, 38 साल और 34 साल और 32 साल होती है, जबकि बच्ची की उम्र महज 16 साल होती है। यहाँ तक कि उम्र का फर्क अगर माना जाए तो दादा पोती जैसी उम्र होती है, क्योंकि जो रिश्ता बैठता है पोती और दादा का बैठ पाता है। तो इसी लिहाज कोई शर्म ना करके आखिरकार ये क्रियाक्रम हो जाता है। लेकिन कहानी जब आगे बढ़ती है तो उस बच्ची को
एक जो डिपो के बाहर एक शॉप है, शॉप पर एक जो डिपो पर वहाँ होमगार्ड रहता है, उसकी नजर पड़ती है। वो देखता है कि आखिर बच्ची पर शक होता है और उसके पास एक संदिग्ध व्यक्ति भी दिखता है, जिससे उसको उस पर शक होता है। तो वो 1098 चाइल्ड हेल्थ केयर पर कॉल करता है और इसकी सूचना देता है। जब यह टीम आती है और टीम आने के बाद उस बच्ची को कवर करती है और बच्ची को उठाकर ले जाती है। बच्ची को उठाकर ले जाने के बाद उस बच्ची से पूछताछ करती है। उस बच्ची ने पहले कुछ नहीं बताया, वो क्योंकि वो सही स्थिति में, उसकी मानसिक रूप से सही स्थिति में नहीं थी। तो फिर दूसरे दिन भी उससे पूछताछ की जाती है, जहां तक कि लगातार उसे 3 दिन तक पूछताछ की जाती है, जिससे कि सारी सच्चाई का पता चल पाता है और केस दर्ज कर लिया जाता है और फिर 5 को अरेस्ट भी किया जाता है। तो ये खबर एक सच्ची खबर, सच्ची घटना, जो उत्तराखंड के देहरादून में गठित होने वाली घटना, ये बहुत दिल दहला देने वाली घटना है। आखिरकार केस पे केस, ताबड़तोड़ केस होते जा रहे हैं। अभी आप जो एक डॉक्टर्स लेडी होती है, उसके साथ कितनी दरिंदगी से दुष्कर्म किया जाता है और उसको जान से मार दिया जाता है। ये घटना अभी ठंडी नहीं हुई थी, तब तक ये दूसरी घटना स्टार्टर टूल पकड़ चुकी है। तो ऐसी घटना आखिरकार कब तक होती रहेंगी और ये घटनाएं कभी कम होने का नाम नहीं ले रहे। आखिरकार ऐसी घटनाओं पर कब तक लगाम कसी जाएगी। तो इन दरिंदे जो भी हैं, इन दरिंदों को बहुत ही जल्द से जल्द, मेरा मानना तो यह है कि फांसी की सजा तक होनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए, जो औरों तक भी यह बात पहुंच सके। धन्यवाद। 13 तारीख को इसमें जो है सूचना वहां पर जो 1098 है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, इनको सूचना वहां के गार्ड द्वारा दी गई थी कि एक बालिका संदिग्ध परिस्थितियों में वहां पर बैठी एक शॉप पर कुछ खा रही है और इस तरह वहां पर कोई संदिग्ध व्यक्ति भी दिख रहा है। तो इसको देखते हुए 1098 ने अपनी टीम के अन्य सदस्य को बुलाया और बच्ची से जो पूछताछ करी, उस पूछताछ में बिटिया द्वारा ये नहीं बताया गया कि वो कहाँ से आई है, किन परिस्थितियों में आई थी, और उसके द्वारा अपना घर कहीं कभी अन्य शहरों में बताया गया। और माता पिताजी के बारे में पूछने पर उसके द्वारा ये बताया गया कि उनके माता पिताजी की डेथ हो चुकी है। तो इस सब चीजों को, परिस्थितियों को देखते हुए जो 1098 की चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम है, इनके द्वारा CWC के माध्यम से उसको काउंसलिंग के लिए ले जाया जाता है, बाल निकेतन ले जाया गया था। और वहां इसके बाद उसकी फर्स्ट डे जो काउंसलिंग हुई थी, उस काउंसलिंग में भी वो नॉर्मल परिस्थितियों में उसने इसके द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया और अपने घर के बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी गई। तो काउंसलिंग रिपोर्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट हुआ, पूछताछ से भी। सेकेंड डे फिर से काउंसलिंग हुई, चूंकि काउंसलिंग लगातार होती है वहां बच्चों की, क्योंकि घर के बारे में और किन परिस्थितियों में वो यहाँ पर कैसे आया, तो इस सब चीजों की जब सेकंड डे काउंसलिंग हुई, थर्ड डे काउंसलिंग हुई, तो कहीं ना कहीं बच्ची द्वारा ये बात बताई गई कि जो है उसके द्वारा 5 लोग द्वारा गलत कार्य किया गया था। चूंकि मामला जब इस तरह का सामने आया पूछताछ में काउंसलिंग के दौरान, तो थाने पर जो है कल साय जो उनके द्वारा तहरीर दी गई थी, उस तहरीर के आधार पर 5 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जो है 70 जो BNS हमारा नया एक्ट है उसके तहत और पोक्सो अधिनियम के तहत केस रजिस्टर्ड हो गया था। चूंकि बिटिया से जब इस जानकारी के बारे में घटनाक्रम कहाँ का हो सकता है, जो हमारी स्पेशल टीम जो महिला अधिकारियों की बनाई गई, तो उसके बाद फिर पता चला कि घटनाक्रम जब वो बस से, दिल्ली से बस से आई थी, तो घटनाक्रम बस का था। तो इसके बाद वहां की सारी CCTV फुटेज को लेकर अवलोकन किया गया। उस अवलोकन के बाद बिटिया को देखा कि रात के करीब 1-1:30 बजे के करीब एक शॉप पर वहीं पर बैठी हुई थी और एक संदिग्ध व्यक्ति भी वहां पर खड़ा हुआ था, और जिसको गार्ड ने भी पहचाना था कि यहाँ एक व्यक्ति यहाँ था, और इसकी सूचना तभी उसने 1098 को दी थी। तो इसके आधार पर संदिग्ध व्यक्ति को जब हमने ट्रैक डाउन किया और आसपास के लोगों से जानकारी करी, तो पता चला वह दिल्ली और देहरादून के बीच में जो बस चलती है उसका ड्राइवर था। तो उसको पूछताछ के लिए जब हमने उसको राउंड अप किया, तो पूछताछ में उसने घटनाक्रम का खुलासा किया कि उसके द्वारा कश्मीरी गेट पर जब बस खड़ी थी, तो ये बच्ची वहां पर उसको मिली थी और इसके बाद इसने बहला फुसलाकर उसको अपनी बस में उसको ले आया था, और यहाँ आके उसकी नीयत खराब हुई और उसने गलत काम किया बस में। चूंकि जब ये कार्य उसके द्वारा किया गया था, तो उसका जो कंडक्टर है उसको भी इसकी जानकारी थी, तो उसके द्वारा भी इस कृत्य को किया गया था।
साथ ही साथ वहां परिसर में पीछे जहां इनकी पार्किंग होती है वहां काफी सारे बस और ड्राइवर और इस तरह के लोग वहां पर रहते हैं। तो इस चीज की जब जानकारी अन्य उसके ड्राइवर को हुई थी दूसरे बस के, तो उसके द्वारा भी गलत कार्य बच्चे के साथ किया गया, जैसा कि पूछताछ में अभी तक आया है। तो इस तरह से चिन्हित करके हमारे पास 3 बस के ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक कैशियर जो कैश कलेक्शन का काम करता है, उसकी संलिप्तता इस बात में प्रकाश में आई थी। तो 5 लोग को राउंड अप करके हिरासत में ले लिया गया। जो बस आइडेंटिफाइड हुई थी, रात इसमें स्टेट की फोरेंसिक टीम को बुलाकर जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई इसमें की गई है। साथ ही जो हमारी काउंसलिंग की टीम थी, जो अलग अलग लोगों ने काउंसलिंग करी थी, उनसे भी वार्ता कर ली गई है। अब पूछताछ के बाद बिटिया का जो था कि गांव का नाम पता चला था, उस गांव के नाम के आधार पर हमने वहां पर पुलिस से संपर्क करके टीम को वहां भेजा और वहां पर ये पता चला कि बिटिया जो वहां पर उनके पेरेंट्स जिंदा है और वहां के जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बात की गई है और उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया। उनके आने के बाद और चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि किन परिस्थितियों में बिटिया अपने घर से दिल्ली पहुंची और दिल्ली के बाद देहरादून आई। लेकिन जो भी इस पूरे कांड में अभी तक जो 5 लोग की संलिप्तता थी, जैसा कि काउंसलिंग में भी 5 व्यक्तियों के बारे में बताया था बिटिया ने, उन सभी 5 को अरेस्ट कर लिया गया और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हमारी आगे चल रही है। सर, किन किन धाराओं में उन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और अब आगे की किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए 70/2 जो हमारी जो BNS की सेक्शन है, जो पहले गैंग रेप में यूज हुआ करती थी, उसके तहत और हमारी जो पोक्सो अधिनियम की नाबालिग के विरुद्ध है, वो उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।